वेकअप करनाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और एक तरफ इंटरनेट रास्ता रोक रहा है, दूसरा मेरे मामले में आज गला भी बाधा बन रहा है। बीते रोज से गला कुछ जो अक्सर खड़ा रहता है, खड़खड़ाता रहता है, वो बैठा हुआ सा है। बैठे हुए गले के साथ आज कविता की बात करेंगे, कविताई की बात करेंगे। विश्व कविता दिवस है। कविता रचनात्मकता का भाषा वाला मोर्चा है। रचनात्मकता के मनुष्य जीवन में अनेक सारे मंच मोर्चे हो सकते हैं। जब व्यक्ति अपने भीतर की रचनात्मकता को, क्रिएटिविटी को, कल्पनाओं को शब्दों में ढालकर संगीतमयी अंदाज में कहता है, कविता हो जाती है। और कविता सचमुच जहां एक तरफ मनुष्य की जो कोमल भावनाएं हैं उनके प्रकटीकरण का माध्यम है, वहीं कविता उसके पढ़ने वाले को, जिसने कह दिया वो अभिव्यक्त कर गया, लेकिन जो उसका पढ़ने वाला, सुनने वाला, वो भी कविता की सरिता में बहकर तरोताजा होता है, ऊर्जा प्राप्त करता है। कभी कभी अपना दर्द, अपनी पीड़ा कविता की सरिता में बहाकर, उसमें नहाकर वो एकदम नई ऊर्जा के एक नई ऊर्जा का जो कह सकते हैं आवरण ओढ़ करके तरोताजा वो भी हो जाता है। विश्व कविता दिवस की आप सब श्रोताओं को और फेसबुक पर इस कार्यक्रम को देख रहे मित्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं। कुछ कवि मित्रों को, सम्मानित कवि मित्रों को आमंत्रित किया है आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। कविता क्या है, वो कविता को कैसे देखते हैं, उनकी कविता कैसी है, ये सारी बातें तो कार्यक्रम में करेंगे ही। एक बार तो मैं पलायन करने की सोचने लगा था इंटरनेट के दबाव में, सरबजीत जी के कार्यक्रम की कमान, उसकी लगाम आपके हवाले करके मैं सरक जाऊं, लेकिन थोड़ा सा इस मामले में लोभी लालची व्यक्ति हूं। जब इतने सारे अच्छे श्रेष्ठ मित्र जुड़े हुए हों तो मैं भी अवसर चूकना नहीं चाहता। चौहान एक बार चूके थे, दिल्ली हाथ से निकली थी, 1000 साल लग गए चीजों को दुरुस्त होने में, तो मैं चूकने वाला चौहान बनना नहीं चाहता हूं। इसलिए कोशिश करूंगा कार्यक्रम में खराब गले के साथ भी और धोखा देते इंटरनेट के बावजूद कायम रहूंगा। मेरे साथ असंध से सरदार सरबजीत सिंह जुड़े हैं, पत्रकार हैं, कवि भी हैं, हंसते हंसाते रहते हैं, गुदगुदाते रहते हैं। सरबजीत सिंह जी, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। मैं डॉक्टर वैशाली शर्मा को देख पा रहा हूं, दिल्ली में होंगी ऐसा मान के चलता हूं। डॉक्टर वैशाली शर्मा और सरबजीत सिंह जी से कहूंगा कि अपना माइक्रोफोन आप अनम्यूट कर लेंगे तो आपकी आवाज भी वो मेरे संग संग रेडियो तक जानी शुरू हो जाएगी। और डॉक्टर वैशाली शर्मा के साथ लंबे अरसे बाद मुझे ऐसा लगता है, मुझे दिखाई तो दे रहे थे जितेंद्र जी, गायब हो गए क्या? अभी सेट कर रहे हैं सर, वीडियो सेट कर रहे हैं जी। जितेंद्र शर्मा जी डॉक्टर वैशाली के जीवन साथी हैं और हमारे भी कम्युनिटी रेडियो के जीवन में जीवन साथी हैं। तो मैं जितेंद्र शर्मा जी का, जो कि कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनका भी इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। कुछ और कवि कवयित्री आशुतोष जी कोशिश कर रहे होंगे कहीं पहाड़ पे, पिंजौर में, उनको हमारे साथ जोड़ने की। जो जुड़ेंगे उन्हें सुनेंगे और कविता पर बात करेंगे। हम शुरुआत, मुझे लगता है हमें डॉक्टर वैशाली से करनी चाहिए। डॉक्टर वैशाली, आप बहुत बेहतरीन कविताएं करती हैं। आप कविता किसको मानती हैं? कविता है क्या वास्तव में? सर, जहां तक मैं समझती हूँ, मैं बहुत ज्यादा, मतलब मेरा मानना ये है कि जब तक इंसान जीता है तब तक सीखता है। और बहुत ज्यादा मैं नहीं जानती हूँ कि मतलब मैं सबको इस बारे में बहुत अच्छे से बता सकूं, लेकिन जितना भी मैंने जाना है अभी तक जितना भी सीखा है मैंने, वो मैंने यही समझा है कि कविता अपने भावों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। जी।
और जब कविता आपके दिल से निकलती है और वो किसी के दिल तक पहुँच गई, जी तो बस वो कविता सार्थक हो गई, सफल हो गई। जी। जी, दरअसल ऐसा कोई मनुष्य संसार में पैदा नहीं हुआ जिसके मन में ढेर सारी भावनाएं, अच्छी भावनाएं, वे पनपती नहीं, उपजती नहीं। और ऐसा भी कोई नहीं कि जिसके मन में कुछ भाव उपजे और वो कहे नहीं। जी बिल्कुल। लेकिन क्या अगर मैं गलत हूं तो मुझे टोक सकती हैं आप। अ, मुझे ये लगता है कि जब मनुष्य अपने भीतर छलांगे मारने वाली, उछाले मारने वाली भावनाओं को शब्दों में बांध कर लयबद्ध अंदाज में लिख देता है, देसी में टपोरी सी भाषा में कहना हो तो लिख मारता है, तो कविता हो जाती है। जी, हमारे यहां ये माना जाता है कि पहले कवि हुए, आदि कवि हुए महर्षि वाल्मीकि। और पहली कविता जो पैदा हुई दोस्तों, सभी अपने दर्शकों और श्रोता मित्रों से कहूंगा, पहली कविता आदि कवि वाल्मीकि जी के मुख से जो निकली वो पीड़ा में से पैदा हुई। इसीलिए किसी ने बाद में कहा भी, किसी बहुत बड़े कवि ने, मुझे नाम तत्काल मेरे मस्तिष्क में नहीं आ रहा, कि वियोगी होगा पहला कवि, आह जी, से उपजा होगा गान। पीड़ से, बिल्कुल, वियोग से कविता आमतौर पे पैदा होती है। बिल्कुल जिनको सही। जिनको दिल पे चोट लगी होती है वो बढ़िया कविता कह रहे होते हैं, बढ़िया शायरी कर रहे होते हैं। जी, जी, जी। महर्षि वाल्मीकि जंगल में कहीं बैठे थे और उन्होंने देखा कि एक क्रोंच नामक पक्षी का जोड़ा वो प्रेमालाप कर रहा था, मस्ती कर रहे थे। बहुत सारे पंछियों को आपने देखा होगा पेड़ पर, वो आनंद में एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ कर रहे होते हैं। तो वो क्रोंच पक्षी लगे हुए थे, उस मस्ती के मूड में थे। एक शिकारी आता है और उस जोड़े का पर तीर चला करके उनको जख्मी कर देता है या उनको मार देता है। महर्षि वाल्मीकि उनको उनकी आनंद की मुद्रा में निहार रहे होते हैं। निहारते हुए वो देख रहे थे कि प्रकृति, परमात्मा ने कैसी सुंदर सुंदर चीजें बनाई हैं, उसमें जी, किस तरह के आनंद हैं, सुख हैं। और उस सुखी युगल को, जोड़े को, फिर वो तड़प कर अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखते हैं। तो फिर वो उसको श्राप देते हैं कि ये तूने व्याध, या जो शिकारी है, तूने ये क्या किया। उसमें से पहला श्लोक कहते हैं उनके मुख से निकला और वो कवि हो गए। ऐसे ही होती है ना कविता पैदा। कविता मुझे कभी कभी लगता है बहुत सुख में भी पैदा होती है। दुख वाली कविता थी, बहुत हम जी, आह्लादित, प्रसन्न, मग्न होते हैं किसी खुशी में, तो भी कविता बनती है, ऐसा मुझे महसूस होता है। आपकी किसी एक सुंदर सी रचना से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, फिर हम जाएंगे सरबजीत जी के पास, जो पक्के तौर पर मुझे लगता है, मेरा अनुमान है कि वो हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे। कोई श्रोता भी इस कार्यक्रम में कविता सुनाने की इच्छा रखते हो तो फोन करके सुना सकते हैं। भाई चलिए, ये हमने सोचा तो नहीं था ऐसा करेंगे, लेकिन अब करेंगे, अब मेरे मन में आ गया, और आ गया तो हम कर डालेंगे। और हाँ, एक बात और बता देता हूं डॉक्टर वैशाली की कविता सुनने से पहले, कि एक नन्हा बच्चा, मैं इस समय दिल्ली हूं, और दिल्ली में हरियाणा का जो हमारा स्टेट गेस्ट हाउस है, वहां से इस समय इस कार्यक्रम को कर रहा हूं। तो एक नन्हा सा बच्चा कोणार्क मेरे साथ है। कोणार्क तीसरी कक्षा में जाने वाला है, और कोणार्क से मैंने पूछा कविता आती है? तो जैसा कि अपने यहाँ हो रहा है आजकल, अंग्रेजी पे ज्यादा जोर है, तो कोणार्क ने कहा कि हाँ मुझे आती है, और लेकिन अंग्रेजी में आती है। तो जी, कोणार्क को भी जोड़ेंगे हम थोड़ी देर में, लेकिन पहले हम एक कविता सुनेंगे डॉक्टर वैशाली से, फिर जाएंगे ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद कोणार्क और सरबजीत जी। जी डॉक्टर जी। वैशाली। धन्यवाद सर। और विश्व कविता दिवस की सभी को, जो भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपको हार्दिक शुभकामनाएँ। और वीरेंद्र सर ने आप भी अभी बहुत अच्छा प्रसंग सुनाया कविता को लेकर, महर्षि वाल्मीकि का, जिसमें बताया उन्होंने कि कविता क्या है। सरल माध्यम में कहें तो यही बात सही है कि कविता अपने भावों को अभिव्यक्त करने की एक क्षमता है, फिर चाहे वो हास्य हो, व्यंग हो, करुण रस हो उसमें, वियोग हो, विरह हो, कुछ भी हो। तो सर ने कहा है मुझे एक कविता सुनाने के लिए, तो आप सबकी स्वागत स्वागत। इजाज़त चाहूँगी। जी,
तो कविता में हम बहुत सारे विषयों को लेते हैं, अपने आसपास के परिदृश्य को लेते हैं और कई बार जटिल परिस्थितियों को भी लेते हैं और कई बार बहुत ही सहज वर्णन भी होता है इसमें। तो बहुत ही हल्की-फुल्की हल्के-फुल्के विषय भी लेते हैं, बहुत ही भारी-भरकम विषय भी लेते हैं। तो जैसे कि आज इंटरनेट का ज़माना है और इंटरनेट में एक ख़ास भूमिका निभाता है गूगल। तो जी। वही शीर्षक है मेरी कविता का। तो आइए सुनाती हूँ मैं वो ये कविता आपको कि गूगल की आजकल क्या अहमियत है। शायद हम सभी जानते हैं, बस उसको कविता में पिरोने की मैंने कोशिश की है। तो इस तरह से है कि कदमों की चाल भी गूगल ने बताई है। कदमों की चाल भी गूगल ने बताई है और मौसम की जानकारी भी यहीं से पाई है। मनचाही हर चीज़ जैसे इसमें समाई है। मनचाही हर चीज़ जैसे इसमें समाई है। प्राथमिक शिक्षा भी है ये और सीखने की नई ऊंचाई है। कदमों की चाल भी गूगल ने बताई है और मौसम की जानकारी भी यहीं से पाई है। जी। आगे है कि गूगल खाना ऑर्डर कर दे, सारी दुनिया फ़ोन में भर दे। आपको खाना चाहिए हो तो आप गूगल पे जाइए और अपने किसी पास के रेस्टोरेंट में ऑर्डर कर दीजिए। तो गूगल खाना ऑर्डर कर दे, सारी दुनिया फ़ोन में भर दे। ऑनलाइन शॉपिंग भी कराए। जी। ऑनलाइन शॉपिंग भी कराए, नई सीख और नया हुनर दे। डॉक्टर से भी मिलवा दे, स्वास्थ्य सूत्र भी बतला दे। डॉक्टर से भी मिलवा दे, स्वास्थ्य सूत्र भी बतला दे। मंच दिया है सबको इसने, किस्मत ढेरों चमकाई है। बेहतरीन। कदमों की चाल भी गूगल ने बताई है। जी शुक्रिया। और मौसम की जानकारी भी यहीं से पाई है। हो साज सिंगार नारी का या तोहफों का चुनाव हो साज सिंगार नारी का या तोहफों का चुनाव हो, ऐप बहुत सी रखता ये, तोल मोल या भाव हो। त्योहारों को आसान बना दे, गीत गजल भी खूब सुना दे। त्योहारों को आसान बना दे, गीत गजल भी खूब सुना दे। लोकेशन या हो सेलिब्रेशन, लोकेशन या हो सेलिब्रेशन, सबके ये परछाई है। कदमों की चाल भी गूगल ने बताई है और मौसम की जानकारी भी यहीं से पाई है। और अंतिम पंक्तियां हैं कि खाने की गर हो तैयारी या हो सारी दुनियादारी। खाने की गर हो तैयारी या हो सारी दुनियादारी, सब दिखते यहाँ बारी बारी, गूगल पड़ता सब पे भारी। सब दिखते यहाँ बारी बारी, गूगल पड़ता सब पे भारी। अनवरत इसका ये सफर यूं ही चलता रही सदा। सबके प्रश्नों के उत्तर रख, शंका हर इसने मिटाई है। कदमों की चाल भी गूगल ने बताई है और मौसम की जानकारी भी यहीं से पाई है। मनचाही हर चीज जैसे इसमें समाई है। प्राथमिक शिक्षा भी है ये और सीखने की नई ऊंचाई है। कदमों की चाल भी गूगल ने बताई है और मौसम की जानकारी भी यहीं से पाई है। बहुत बेहतरीन। और फेसबुक के मित्रों को राम राम कर लें। सरबजीत जी डिस्कनेक्ट हो गए। आशुतोष जी अगर कहीं मॉनिटर कर रहे हो तो सरबजीत जी को कनेक्ट होने के लिए कहिएगा। ब्रेक के बाद कम से कम वो आ जाएं। सुभाष वीरवाल जी विश्व कविता दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं। मोहन मित्तल जी, प्रिंसिपल मोहन मित्तल जी भी सबके सब पूरी टीम को शुभकामनाएं दे रहे हैं। योगेश ग्रोवर जी कह रहे हैं कुछ शिक्षा पर भी चर्चा करें चौहान जी। पक्के तौर पर हम जो आज भी कर रहे हैं सब शिक्षा का हिस्सा है, लेकिन शिक्षा पर विशेष रूप से हम समय समय पर कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं, आगे भी करेंगे। योगेश जी आप भी किसी कार्यक्रम का हिस्सा बने, हमें अच्छा लगेगा। गुरमेज पाल साहब कहते हैं सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, आज के कवि खागोत्सम जहां ताहां करत प्रकाश। बहुत बढ़िया। और रजनी सैनी जी कहती हैं शोभनम। धन्यवाद रजनी जी, आपका भी शुक्रिया। और मैं सोचता हूं कि ब्रेक पर जाने से पहले ना हम कोणार्क से बात करते हैं। कोणार्क आओ जरा हमारे पास जल्दी से, समय कम है और आपको मेरे बगल में खड़े होके और कैमरा के सामने आके इधर आइए, मेरे पास आइए, मेरे पास आइए, थोड़ा फ्रेम एडजस्ट कीजिएगा। कोणार्क आ गए हैं और कोणार्क सुनाएंगे कविता। कोणार्क सामने देख के आपने कैमरा में बात करनी है। नन्हा सा प्यारा सा कोणार्क है साहब, और कोणार्क अंग्रेजी में अपनी पोएट्री सुनाने वाला है। चलिए कोणार्क सुनाइए आज।
Hello everyone, my name is Kunal. Today I am going to speak a poem and the title of the poem is All Things Bright and Beautiful. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. Each little flower that opens, each little bird that sings, He made their glowing colors, He made their tiny wings. How great is God Almighty, who has made all things well. अच्छा, ये बताइए कोणार्क, कितनी सुंदर पोयम आपने बताई, इसको अगर हिंदी में समझाना हो तो कैसे कहेंगे? इसमें क्या कहा गया है पोयम में? इस पोयम में पहले ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल का मतलब है जो सारी चीजें हैं वो बहुत ही सुंदर है और अच्छी हैं, चमकदार हैं। अच्छा। ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ऑल क्रीचर्स ग्रेट एंड स्मॉल, जो सारी बड़े जीव हैं वो सारे लिविंग थिंग्स हैं। हाँ, और वो सब किसने बनाए हैं? वो हमारे भगवान ने बनाए हैं। जी बिल्कुल, बेहतरीन कविता। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। सभी रेडियो सुनने वालों को आप नमस्ते कह सकते हैं। नमस्ते। अंग्रेजी में कहना आसान होता। शुक्रिया आपका। ये थे कोणार्क। कोणार्क हमारे जो मानव सेवा चैरिटेबल सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी हैं सरदार दलजीत सिंह लूथरा, उनके दोहते हैं। आज मुझे मिलने यहाँ आए थे, तो कोणार्क आज के इस विश्व कविता दिवस के नन्हे प्रतिभागी बन गए। हम ब्रेक पर जाएंगे, सरबजीत जी के लौटने का इंतजार करेंगे और सरबजीत जी के साथ साथ जितेंद्र जी को भी हम सुनेंगे। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद, इतना छोटा भी नहीं होगा, मुझे लगता है शुभम कोई ना कोई बेहतरीन गीत सुनवाएंगे, रागनी सुनवा देंगे तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारा आग्रह रहता है लोकल बोली पर हरियाणवी में कुछ गाया बजाया सुनाया ज्यादा जाए, इस पर हमारा आग्रह रहता है। कुलदीप अत्री जी कह रहे हैं वेल डन सर। मोहन मित्तल जी ने कोणार्क की तारीफ में लिख दिया है प्रिय छोटे बेटे की बेहतरीन कविता, और गूगल वाली कविता के अभिनंदन में भी प्रिंसिपल मोहन मित्तल जी ने अपनी बात कह दी है। श्रोताओं में किसी के मन में अगर कविता कुलबुला रही हो, साहब उनका भी स्वागत है। वे भी फोन करके ब्रेक के बाद वाले, यानी ब्रेक के उस पार वाले कविता के उत्सव में हमारे हिस्सेदार बन सकते हैं। चलते चलते बताऊंगा कि विश्व कविता दिवस संभवतः 1999 से मनाया जा रहा है। यूनेस्को ने कवियों की सृजनात्मकता को सम्मान देने के लिए, कवियों की रचनात्मक जो ऊर्जा है उसको पहचान देने के लिए, सम्मान देने के लिए 21 मार्च को हर साल विश्व कविता दिवस मनाने का निर्णय लिया था। तब से हर साल ये दिन मनाया जाता है और हमने आज विश्व कविता दिवस पर आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी को भी याद किया, उनको नमन किया। ब्रेक के उस पार देखते हैं सरबजीत जी और दूसरे हमारे साथी जो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं या जुड़ेंगे, वे अपनी कविता, अपनी बात कैसे और किस अंदाज में कहते हैं। मौका मिला, अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो एक आध रचना मैं भी अपने वाले हिस्से की, अपने मन की इस कार्यक्रम में कह जाऊंगा। ओवर टू शुभम। स्वागत है। वेकअप करनाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कविता की बात आज हो रही है और होना इसलिए स्वाभाविक है कि आज विश्व कविता दिवस है। संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन, वैश्विक संगठन यूनेस्को, उसने आज के दिन को कविता में जो कवियों की सृजनात्मकता की ऊर्जा है उसका सम्मान देने के लिए आज के दिन को हर साल विश्व कविता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया था। अब उन्होंने निर्णय किया तो हमने भी कहा कि मना ही लेते हैं, और मनाने का तरीका निकाला कि कुछ कवियों को जोड़ा जाए, कवि मित्रों को जोड़ा जाए, कविता की बात हो, कविता क्या है, क्यों है, कैसे है, कैसी है, इन सारे सवालों पर चर्चा करें। और जो लोग इस कार्यक्रम में जुड़े उनमें से डॉक्टर वैशाली तो हमारे सामने फिर से लौट आई हैं अपनी रचना सुनाने के बाद और ब्रेक के बाद भी। लेकिन सरबजीत जी असम से आए थे, हमारे साथ जुड़े थे पूर्वार्ध में कार्यक्रम के। वे
शायद किसी तकनीकी दिक्कत के कारण दोबारा से अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं। सरबजीत जी का इंतजार करेंगे। जितेंद्र शर्मा जी लेकिन बड़े धीर गंभीर अंदाज में अपनी श्रीमती जी के ठीक विपरीत मूड में बैठे हुए मुझे सामने फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है। माइक्रोफोन अनम्यूट कर लीजिए। जी 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 बहुत बहुत आपका आभार कि विश्व कविता दिवस पर आपने ये कार्यक्रम आयोजित किया, और क्योंकि हमारे घर में ही कविता का माहौल है, तो मुझे थोड़ा बहुत, मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता कविता के बारे में, लेकिन अभी जिस बच्चे ने कविता सुनाई, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छी कविता थी, किसी भी भाषा में थी, लेकिन अपनी अभिव्यक्ति, अपने अंदर की जो बातें हैं उसे अभिव्यक्त करने के लिए किसी ना किसी भाषा की आवश्यकता होती है। और इसी के साथ मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मनुष्य जब पैदा होता है और जब वो पहली बार किसी भी तरह की शिक्षा पद्धति की ओर जाता है, चाहे वो इंग्लिश हो या किसी भी विश्व की किसी भी भाषा की बात की जाए जी, तो पहली कक्षा से ही उसका पहला साक्षात्कार अन्य विषयों के साथ कविता से भी होता है। जी जी, निसंदेह, बचपन से ही। और कुछ एक कविताएं, वीरेंद्र जी आप भी इस बात से सहमत होंगे, कुछ एक कविताएं ऐसी होती हैं जो ताउम्र आपके दिमाग में रची बसी होती हैं, और वो पहली ऐसी चीज होती है जो आपको जीवन भर मोटिवेशन देती है। जी, जैसे जी, कि मैं अपनी बात करूं तो सीबीएसई बोर्ड के अंदर एक कविता थी, खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अविचल होकर हर संकट तूफानों में। तो ये एक कविता है। इसी तरह आपके जीवन में भी ये कविता होगी जो आपने बचपन में याद की होगी, वो आपको ताउम्र जो है मोटिवेशन देती रहती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कविता जो है वो मैं कहूंगा कि सबसे आपकी शुरुआती वो विषय है जो आपके साथ शुरुआत में ही, शिक्षा पद्धति की शुरुआत में ही आपके साथ जुड़ जाता है। जी, डेफिनेटली। अब बात की जाए कि आगे धीरे धीरे जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स, 9th, 10th, यहाँ तक जाते जाते बच्चों के दिमाग में कविता एक मार्क्स लेने की चीज हो जाती है कि भाई 2 कविताओं में से एक कविताएं लिखकर देखें तो इसमें हमें व्याख्या करनी है, संदर्भ सहित व्याख्या करने का अवसर रह जाता है। जी जी जी। तो बच्चों के मन में ये चीज डाली जाती है कि ये एक विषय है, जैसे मैथ, साइंस वगैरह, इसको एज अ सब्जेक्ट लिया जाता है बच्चों के द्वारा, लेकिन बहुत कम बच्चे फिर आगे जाकर उसे कंटिन्यू करते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत बात भी हो सकती है क्योंकि मैं कविता से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं हूं, लेकिन कहीं ना कहीं कविता कैसे लिखी जाए, कविता कैसे बेहतर की जाए, कविता कितने छंदों में लिखी जा सकती है, किस तरह की कविताएं लिखी जा सकती हैं, ये चीजें कहीं ना कहीं सब्जेक्ट के तौर पर 10th के बाद तो खैर कविता ही खत्म हो जाती है, लेकिन कहीं पर ये चीजें नहीं सिखाई जाती कि कविता की बारीकियां क्या हैं। क्योंकि अगर कविता की बात की जाए तो मैं कम्युनिटी रेडियो से जुड़ा हुआ हूं और 4 लाइनें आप मुझसे कहेंगे तो मैं भी सुना दूंगा, लेकिन सुनानी भी चाहिए, सुनानी भी चाहिए। नहीं, मेरा संदर्भ दूसरा है। जी 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 जी। संदर्भ ये है कि क्या कोई भी व्यक्ति जो 4 लाइनें सुनाने में सक्षम है, क्या हम उसे कविता कहेंगे? क्या हम कविता जो एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है जिसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, क्या हमें आपको ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि कविता कितनी तरह की होती है, कविता को किस तरह लिखना चाहिए? क्योंकि मैं बहुत कविता की समझ, कविता की समझ विकसित करना अपने समाज में, ये भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण विषय है। मुझे लगता है इस पर आपका आग्रह है। जी जी बिल्कुल। बहुत बेहतरीन बात आपने कही, और आपने ना कवियों की तरह संकेत रूप में बहुत सारे बिंदु विचार करने के लिए जितेंद्र जी छोड़ दिए। वो 4 पंक्तियां जो आपने कहनी है वो तैयार कर लीजिए। मैं जब कविता की बात करता हूं, कहता हूं, सोचता हूं, तो मुझे हमेशा लगता है कि कविता को जैसे ये कह करके कवि की बड़ाई की जाती है ना, कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। निश्चित रूप से कवि वहां भी पहुंच जाता है जहां सूर्य देवता की रोशनी भी कभी कभी नहीं पहुंच पाती। इसी तरह कविता की का जो
कैनवस है, कविता का जो क्षितिज है, कविता को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। कविता कभी कभी सवाल होती है तो अगले क्षण जवाब भी होती है। कविता कभी कभी उदासी होती है तो कभी कभी नहीं, अगले ही क्षण वो उत्फुल्लता भी होती है, आनंद भी होती है, मस्ती भी होती है। कविता आक्रोश भी होती है, कविता में शांति भी होती है। कविता के विषय वस्तु का जो क्षितिज है, उसका आकाश, उसका आसमान, वो अनंत है, अथाह है उसकी गहराई। मुझे तो इतना सा ही कहना है। और डेफिनेटली अपने यहां अभी जितेंद्र जी ये समस्या है कि कविता की समझ विकसित करने पर बहुत आग्रह हमारे करिकुलम में नहीं है। जो नई शिक्षा नीति आई है, केंद्र सरकार ने जारी की है, उसमें भाषाओं की समझ को लेकर एक नई दृष्टि है। भारतीय भाषाएं और भारत के लिए शिक्षा, भारतीय संदर्भों में शिक्षा, इस पर आग्रह मुझे ही लगता है उसमें से कहीं ना कहीं साहित्य के प्रति रुझान आने वाले वर्षों में बढ़ेगा। दीर्घकालिक योजना है, अगले 10, 12, 15, 20 सालों तक उसका इम्पैक्ट भारत और भारत के भावी समाज पर नजर आएगा। मैं एक बार फिर से, अगर आपकी कविता तैयार हो गई हो जितेंद्र जी, तो मैं आपके वाली 4 पंक्तियां सुनने में ज्यादा रुचि रखता हूं फिलहाल, इससे पहले कि फिर आपकी जो गृहलक्ष्मी हैं उनकी तरफ हम लौटें। नहीं, बिल्कुल। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि क्योंकि आपने जो इनविटेशन लिंक भेजा था उसके अंदर आपने कहा था कि हम कविता पर चर्चा भी करेंगे एवं काव्य पाठ भी होगा। जी जी। तो आपके आग्रह पर हम दोनों ही इस कार्यक्रम के साथ जुड़ गए। चर्चा का विषय, जो चर्चा का विषय है उसको मैंने संभाला हुआ है, और काव्य पाठ का जो विषय है वो हमारी गृहलक्ष्मी जो है वो संभालेंगी। और ये तो उनकी गजब जो का कविता थी गूगल, जी, वो उस पर भी मैं कुछ बोलना चाहूंगा, अगर आप इजाजत जरूर दें तो। जरूर कहिए ना। आज कवि भी मजबूर है इस तरह की कविता लिखने के लिए जी, जो लोग सुनने के बाद उसके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। मैं यहाँ इस चीज को जरूर जोड़ना चाहूंगा कि मैं बहुत सारे ऐसे लेटर्स को, ऐसे पैराग्राफ्स को हिंदी ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे करवाते भी हैं जी, और जब मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ तो वहां पर फिर मुझसे आग्रह किया जाता है कि थोड़ा सा और सरल अगर आप लिख दें तो सरल हो जाते तो हिंदी भी लोग शुद्ध बोलने, मतलब शुद्ध हिंदी का मतलब होता है कि अरे भाई, जो संस्कृत में लिख दिया आपने। मतलब अपनी भाषा को हमें गूगल के साथ जोड़ना पड़ रहा है। मतलब जो इनकी कविता थी गूगल, वो इन्होंने इसलिए लिखी क्योंकि लोगों को अगर एकदम शुद्ध हिंदी में कविता लिख दी जाए तो लोग उससे भी परेशान उठते हैं, उससे भी परेशान हो जाते हैं। तो हमें इस पर भी चर्चा करनी चाहिए कि हर 2 मिनट बाद हमारे जो हिंदी न्यूज चैनल हैं वो ब्रेकिंग न्यूज देते हैं। जी, मतलब एक भाषा के साथ कविता, चाहे अगर आप मराठी में भाषा लिख रहे हैं तो आप शुद्ध मराठी लिखें। आप किसी भी भाषा के साथ जो मिलावट है वो कहीं ना कहीं आप कर रहे हैं और इससे नुकसान हो रहा है उस विधा का, जिस विधा पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। सुखदेव सिंह जी राम राम कह रहे हैं, राघव वर्मा जी करनाल से जय श्री कृष्ण कह रहे हैं, मोहित राणा जी की राम राम भी आ गई है, सुभाष आर्य जी दादूपुर से। हरियाणवी में इनका हरियाणवी कविताई को सुनने में, समझने में ढेर सारी सुभाष जी की रुचि रहती है। सुभाष जी जय श्री राम। कंवर भान जी ने लिखा है कि आज के युवा में कविता की समझ को कैसे विकसित किया जा सकता है। साहब, धक्के से तो हो नहीं सकती। कविता के बारे में अपनी स्पष्ट राय है। कविता की समझ जबरदस्ती पैदा नहीं की जा सकती। कविता पैदा स्वयं भी जबरदस्ती नहीं होती। जबरदस्ती इन द सेंस कोई और कहे जबरदस्ती कविता लिखो जितेंद्र जी, कविता पैदा करो, नहीं होगी। लेकिन कविता को जब पैदा होना है तो वो धक्के से पैदा हो जाती है। कविता शमशान में भी पैदा हो जाती है, कविता बियाबान में भी पैदा हो जाती है, कविता रेगिस्तान में भी पैदा हो जाती है, और कभी कभी रेगिस्तान में हिमालय की जो हरी भरी वादियों जैसी कविता पैदा हो जाती है। कविता सचमुच बहुत विचित्र संसार है साहब, आनंद लेने का संसार है। इसकी तरफ नई पीढ़ी का रुझान एक ही तरीके से हो सकता है मित्रवर कंवर भान जी, कि हम
भाषा के प्रति अपनी अपनी पीढ़ी को एक ये एहसास कराएंगे, साहब भाषा केवल भाषा नहीं है, केवल मेरे आपके बीच में संवाद का माध्यम नहीं है, भाषा के साथ संस्कृति जुड़ी हुई है, भाषा के साथ इतिहास जुड़ा हुआ है, भाषा के साहित्य में आपकी परंपराएं हैं, आपके पूर्वज हैं, आपके रीति रिवाज हैं, आपके संस्कार हैं, वो जीवन मूल्य है जिनके लिए आप जीना चाहते हैं, जिनके लिए मर भी जाते थे हमारे पूर्वज। हमारे ऐसे पूर्वजों की लंबी कतार है जिन्होंने अपने जीवन मूल्यों की रक्षा करने के लिए प्राण अर्पित कर दिए, हंसते हंसते। वो भी हमारी कविता में, वो हमारे साहित्य में, हमारी भाषा में है। ये संस्कार स्कूल के स्तर पर देना बनता है। वहां अगर आप चिंगारी लगा दोगे तो जिसके अंदर लो जागृत होनी होगी वो कहीं भी जाएगा, कितनी भी ऊंचाई पर जाएगा, वो लो उसके भीतर जलती रहेगी। किसी किसी के मन में वो मशाल बनेगी तो वो फिर दादा लक्ष्मीचंद हो जाएगा, वो मांगेराम हो जाएगा, वो फौजी मेहरचंद हो जाएगा, वो महाशय दयाचंद मायना हो जाएगा, वो शेक्सपियर हो सकता है, पंजाबी का कोई ऊंचा कवि हो सकता है, उर्दू का कोई बड़ा शायर बन सकता है। लेकिन स्कूल्स के जो शैक्षणिक संस्कार हैं उसका हिस्सा इसको बनाने की जरूरत है। कार्यक्रम के अंतिम चरण में एक बार आइए फिर से लौटते हैं, क्योंकि सरबजीत जी लौटे नहीं हैं तो हम लौट रहे हैं एक बार फिर से डॉक्टर वैशाली के पास, और डॉक्टर वैशाली जी की एक रचना के साथ आज के कार्यक्रम को हम करेंगे संपन्न। हमारा विश्व कविता दिवस एक और कविता वैशाली जी की सुनने के साथ संपन्न होगा। डॉक्टर वैशाली, आपका माइक्रोफोन म्यूट है। फेसबुक पर जो मित्र देख रहे हैं वे अपनी टाइमलाइन पर इस लाइव का लिंक जरूर शेयर कर दें, कुछ और मित्र जुड़ जाएंगे उससे। शमशेर सिंह जी देख रहे हैं, अवध किशोर महतो साहब देख रहे हैं, और सुनील कुमार जी ने भी इस बीच में राम राम कह दिया आकर। रजनीश शर्मा जी का भी राम राम प्राप्त हुआ है। मोहन मित्तल जी के साथ साथ शीला गहलावत सीरत जी स्वयं बहुत बेहतरीन कवयित्री हैं, हरियाणा सचिवालय में कार्यरत हैं, विभिन्न कार्यक्रमों में हमारे साथ जुड़ती रही हैं। शीला जी फोन करके ये कविता सुना दें या ग्रामोदय सेतु पर जुड़ जाएं तुरंत फुरत, तो एक रचना शीला जी की भी सुन लेंगे और सुना देंगे सब लोगों को। जी डॉक्टर वैशाली। जी जैसे कि सर शर्मा जी ने बताया बिल्कुल सही कि बचपन से ही हमारा जुड़ाव कविता के साथ रहता है किसी न किसी रूप में। फिर चाहे वो चंदा मामा दूर के हो या फिर उठो लाल अब आंखें खोलो पानी लाई हूँ मुंह बोलो। लोरी के साथ कविता की यात्रा शुरू हो जाती है। जी लोरी हो या ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हो, ये बहुत हम सभी ने बचपन में सीखा है। और किसी न किसी रूप में हमारा जुड़ाव फिल्मी गीत संगीत भी जो हम सुनते हैं उन गीतों में भी कविता है, लोकगीत भी जो हम सुनते हैं उसमें भी कविता का पुट रहता है। तो कविता का जुड़ाव हमसे हमेशा ही रहता है जी। और जैसे कि सर ने कहा कि अब जैसे कि कविता का जो संसार है वो बहुत रहस्यमय है, जादू से भरा हुआ है, कल्पनाओं से भरा हुआ है। अब साइंस की दृष्टि से अगर देखा जाए तो चांद पे कोई खूबसूरती नहीं है, लेकिन न जाने हजारों लाखों करोड़ों कविताएं जो है वो चांद पर बनाई गई हैं और कवियों ने इतने सुंदर तरीके से उस चांद की खूबसूरती का वर्णन किया है कि आज चांद की खूबसूरती नारी से भी एक कदम आगे बताई जाती है। निश्चित। तो इसी बात चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब जैसे कि सर ने कहा है कविता सुनाने के लिए तो कविता का विषय बहुत ही हल्का फुल्का है और उद्देश्य मनोरंजन है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। स्वागतम स्वागतम। जी, कविता विशेष रूप से है उन लोगों के लिए जो चाय प्रेमी हैं, यानी कि इस दुनिया में हजारों लाखों लोग हैं जो चाय पसंद करते हैं। चाय पर मरते हैं। जी। चाय का समय वैसे बीत चुका है, जो कि शाम की चाय होती है, शाम 4 बजे से लेके 6-7 बजे तक। तो उसी के ऊपर मैंने लिखा है कि सुबह की हो शुरुआत या रिश्ते की करनी बात हो, सुबह की हो शुरुआत या रिश्ते की करनी बात हो, चाय से बनती सदा बिगड़ी कोई भी बात हो, चाय से बनती सदा बिगड़ी कोई भी बात हो। मैं खुद बहुत बड़ी चाय प्रेमी हूँ तो शायद इसीलिए मेरे भाव निकल कर आए हैं। जी। तो जिनको चाय कम पसंद होगी वो शायद मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन जो चाय के शौकीन हैं उनको ये शायद अच्छी लगे, उनको चाय की तरह लगेगी आपकी कविता। जी। तो अगली लाइन है कि शाम की रौनक है ये मन को ताजा करती है,
शाम की रौनक है ये, मन को ताजा करती है और बेरंग सी हर चीज में ये रंग जैसा भरती है। वाह साझा करे सब संग इसके, साझा करे सब संग इसके, जैसे भी जज्बात हो, चाय से बनती सदा बिगड़ी कोई भी बात हो, चाय से बनती सदा बिगड़ी कोई भी बात हो। और अक्सर जब भी कोई चर्चा होती है, कोई डिस्कशन होता है, तो कहा जाता है कि यार एक कप चाय बना लो। तो चाय के साथ चर्चा जो है उसका आनंद भी दुगना हो जाएगा मैं और कहीं आपको कुछ समस्या। मैं आपको क्षण भर के लिए रोक के बात जोड़ना चाहता हूं कि जी 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 चाय पर चर्चा करते करते जी नरेंद्र मोदी जी गुजरात से लाल किले तक पहुंचे, वहां भी जी चाय आप थी। धन्यवाद सर, आपने मेरी बात को इतनी खूबसूरती से समर्थन दिया। तो उसी के ऊपर है कि चर्चा के हों मुद्दे बड़े या छोटी सी गपशप कहीं, जी चर्चा चर्चा के हों मुद्दे बड़े या छोटी सी गपशप कहीं, हर मूड में साथी है ये, जैसे भी हालात हो, चाय से बनती सदा बिगड़ी कोई भी बात हो। ताजमहल या रेड लेबल, ताजमहल या रेड लेबल और भले ही टाटा टी ही हो, जी ताजमहल या रेड लेबल और भले ही टाटा टी ही हो, तरोताजा कर देती है ये, जब जब अपने साथ हो, चाय से बनती सदा बिगड़ी कोई भी बात हो। बहुत बेहतरीन, चाय, बहुत अद्भुत। जी शुक्रिया। अंतिम पंक्तियां हैं, चाय की इन चुस्कियों में एक नई शुरुआत है। जब लड़की और लड़के को दिखाया जाता है आपस में, तो वहां भी एक नई शुरुआत होती है, वहां भी कहते हैं कि भाई चाय बना लाइए। तो चाय की इन चुस्कियों में एक नई शुरुआत है, जी जी चाय की इन चुस्कियों में एक नई शुरुआत है, लौंग इलायची अदरक सब इसका अनोखा स्वाद है। प्यारी हो जाए पुरानी, प्यारी हो जाए पुरानी या नई कोई मुलाकात हो, चाय से बनती सदा बिगड़ी कोई भी बात हो, सुबह की हो शुरुआत या रिश्ते की करनी बात हो, चाय से बनती सदा बिगड़ी कोई भी बात हो, चाय से बनती सदा बिगड़ी कोई भी बात हो। बहुत बेहतरीन कविता, बहुत बेहतरीन रचना। और ये कवि की यही खूबसूरती होती है, अच्छे वाले कवि की, कवयित्री की। मैं कभी कभी कहता रहूंगा तो आप मेरे खिलाफ मुकदमा और ठोक दोगे। नहीं तो नहीं सर, ऐसी किसी कोई भी बात अच्छे कवि कवयित्री की सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो किसी भी सरल सी घटना, सरल से बिंब, सरल से प्रतीक को लेके बहुत बड़ी बड़ी बातें कह जाता है। कार्यक्रम के अंतिम चरण में मुझे डॉक्टर वैशाली ने तो कहानी कविता सुनाने के लिए ना जितेंद्र जी ने कहा, और नहीं 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 ऐसे सर, आपका ऐसी बहुत स्वागत है। ऐसी बहुत ऐसी स्वागत। अवस्था में मैं भी चलते चलते एक रचना स्वागत है। अपनी आप सब की खिदमत में प्रस्तुत करते हुए आज के बहुत कार्यक्रम को विराम दूंगा। कविता पुरानी है, कॉलेज के दिनों की लिखी हुई है, और वो वाली ऊर्जा के साथ तो नहीं सुना सकता, लेकिन कहूंगा कि सुखद सपनों की दुनिया को हकीकत में तो ढलना है, सुखद सपनों की दुनिया को हकीकत में भी ढलना है, सफर पर हम तो निकलेंगे, चले जिसको भी चलना है। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, वाह। बहुत बढ़िया। कि सुखद सपनों की दुनिया को हकीकत में भी ढलना है, सफर पर हम तो निकलेंगे, चले जिसको भी चलना है, और दोस्त घर साथ में निकले। हर कोई सोचता है मित्र साथ होने चाहिए तो सफर गजब हो जाएगा, ये उस तरह का ही भाव है। और खासतौर पे कॉलेज वॉलेज के दिनों में ना ये वाली भावना अपने चरम पर होती है, प्रबल शिखर पर होती है कि दोस्त घर साथ में निकले तो कांटों से निपट लेंगे। यूं लग रहा होता है कि भैया आप अगर साथ होना तो हिमालय भी ढा लेंगे। ये वही वाला भाव है कि दोस्त घर साथ में निकले तो कांटों से निपट लेंगे, आग में हौसलों की वरन हर कंटक को जलना है, आग में हौसलों की वरन हर कंटक को जलना है। और हमें एहसास है साथी, हमें एहसास है साथी, कठिन है हम सफर मिलना, डगरिया आग का दरिया यहां राही को गलना है, डगरिया आग का दरिया यहां राही को गलना है, और भरोसा है इरादों पर। जितेंद्र जी 2 बार वाह किया करो तब मजा आएगा, हौसला सा बढ़ जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये कि दरिया वाली, भरोसा- ये दरिया वाली लाइन दोबारा सुना दीजिए सर, ये दरिया वाली पंक्ति। कि हमें एहसास है साथी, कठिन है हम सफर मिलना,
हमें एहसास है साथी, कठिन है हमसे फिर मिलना। डगरिया आग का दरिया, जी डगरिया आग का दरिया, यहां राही को गलना है वाह और भरोसा है इरादों पर, भरोसा है इरादों पर, स्वयं से किए वादों पर, भरोसा है इरादों पर, भरोसा है इरादों पर, स्वयं से किए वादों पर, हमें हालात की छाती पे आखिर मूंग दलना है। अरे अरे वाह, वाह वाह वाह, बहुत क्या बढ़िया, बात बहुत है, बढ़िया। बहुत भरोसा है इरादों पर, भरोसा है इरादों पर, स्वयं से किए वादों पर, हमें हालात की छाती पे आखिर मूंग दलना है करना है। और किसी भी हाल में डगमग ये पग होने नहीं देना। ये परमात्मा को संबोधित है कि किसी भी हाल में, किसी भी हाल में डगमग ये पग होने नहीं देना। प्रभु तेरी कृपा से ही तो हर संकट को टलना है। बहुत बढ़िया, प्रभु बहुत बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बहुत प्रभु बढ़िया। तेरी कृपा से ही, प्रभु हर संकट को तेरी टलना। कृपा से ही तो हर संकट को टलना है। सुखद सपनों की दुनिया को हकीकत में भी ढलना है। सफर पर हम तो निकलेंगे, चले जिसको भी चलना चले है। जिसको भी चलना आज की कविता की इस यात्रा में भी जो जो हमरा बनकर के आए, डॉक्टर वैशाली बहुत जी, सुंदर, जितेंद्र बहुत जी, हरियाणवी सरबजीत जी भी आए थे, उन सबका धन्यवाद। और जितेंद्र जी कुछ चलते चलते कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं और मेरे ख्याल से कुछ श्रोताओं की भी ये फरमाइश थी कि कुछ हरियाणवी में हो जाए, कुछ 4 लाइनें 2 लाइनें जो आप सुनाना चाहें हरियाणवी में। हरियाणवी का तत्काल मेरे कोई सामने गीत? सचमुच कुछ भी नहीं है सामने। और गीत हो जाए सर कोई हरियाणवी। आज तो मेरे गले के जो सारे पेंच है ना वो वैसे भी ढीले हो रखे हैं। मैं ये चाहूंगा शुभम हमारी मदद करें, हरियाणवी की कोई बेहतरीन रागनी सुनवाइए इस कार्यक्रम के अंत में। फेसबुक के मित्रों को भी सुनेंगे। पंडित लक्ष्मीचंद की रची कोई रचना अगर सुनवा दो शुभम, तो हम तुम्हारे एहसानमंद होंगे। इस कार्यक्रम के सभी प्रतिभागी, डॉक्टर वैशाली भी, जितेंद्र जी भी। ओवर टू शुभम। कार्यक्रम को हम संपन्न करेंगे इस एक रागनी के साथ। पता नहीं कौन सी क्या रचना आप अपने पिटारे से शुभम निकालने वाले हो। ओवर टू स्टूडियो। मीटिंग को डिसकंटिन्यू नहीं करना है शुभम। हम फेसबुक के मित्रों को भी और डॉक्टर वैशाली को भी और जितेंद्र जी को भी ये रागनी सुनवाने वाले हैं। भाई ना करे माँ के साथी, अरे सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बनता बढ़ता नाही माती। बहुत बढ़िया। हो जन्म देनिया ना कर्मों के साथे, सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बनता नहीं माती, बनता नहीं माती। हाँ। और पहली कली में एक लाइन सुनने लायक किसको बताया भला? क्या बात भाई? सतगुरु जी ने, बोला सतगुरु जी ने परख दिया जो खोटा ना रहने का, कार पशु और चतुर आदमी कदम मोटा ना रहने का, मोटा ना रहने का। जड़ा पतिव्रता का धर्म बना रहे, उड़ा टोटा ना रहने का, जो मालिक ने बढ़ा दिया कद भाई छोटा ना रहने का, छोटा ना रहने का। ओ
मात पिता हो जन्म देण के, और माता पिता केवल जन्म देते हैं। सदगुरु द्वारा दिए गए ज्ञान के बिना कोई संसार में हिमाती नहीं बनता, यानी मनुष्य को परिस्थितियों का, ईश्वर का, संसार का साथ नहीं मिलता है। बेहतरीन इस हरियाणवी रागनी के साथ वेकअप करनाल को आइए यहीं पर आज के अंक को हम देते हैं विराम। एक बार फिर से सभी मेहमानों का हृदय से आभार। दोस्तों, कल शाम 6 बजे वेकअप करनाल में फिर से आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए राम राम।